नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जा कर के देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने देखा है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। उन सूचकों में एक सूचक था GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्य संवर्धन। तो प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर कितना कितना मूल्य संवर्धन हुआ है दोस्तों? तो स्थिर कीमत पे हुआ है 7 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पे कितना हुआ है? 14 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। और वृद्धि दर कितनी थी? 7% के आसपास स्थिर कीमत पर और 11% कितने किस पे? प्रचलित मूल्य पे। तो कैसे याद करेंगे? 7 और 14, 7 और 11। ठीक है दोस्तों। अब हम क्षेत्रवार योगदान देखेंगे। GSVA में कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 26%, उद्योग का 30%, सेवा का 44%। किस पे? स्थिर मूल्य पे। ठीक है दोस्तों। प्रचलित मूल्य पे लगभग योगदान कितना है? यहाँ से एक बढ़ गया है, यहाँ पे एक बढ़ गया है लगभग, तो यहाँ पे 2 कम हो गया है, तो उद्योग का कम होकर के 28%। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 2 तरीके के सवाल बनते हैं कि GSVA में क्षेत्रवार योगदान का क्रम क्या है दोस्तों? तो क्षेत्रवार योगदान सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? सेवा क्षेत्र का। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का। उसके बाद किसका है? उद्योग। उसके बाद कृषि। तो सबसे कम किसका है? कृषि का दोस्तों। लेकिन वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों? उद्योग क्षेत्र की। ठीक है। तो ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद सेवा क्षेत्र की और फिर कृषि की। तो कृषि तो दोनों में ही 3rd नंबर पे है, लेकिन उद्योग और सेवा सबसे ज़्यादा योगदान सेवा का और वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र की। ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। जो कृषि में योगदान है 26% और 27%, वो कैसे कैसे आया या उसमें किस किस का योगदान है। ठीक है दोस्तों। आइए सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है सबसे पहले कृषि का GSVA में योगदान। तो लास्ट ईयर स्थिर मूल्य पे कृषि ने योगदान किया है 2 लाख करोड़ रुपए। जो कितना? 7 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ किसने दिया दोस्तों? कृषि ने। ठीक है। और 14 में से कितना दिया प्रचलित मूल्य पे? 3.82 लाख करोड़। तो ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 4% की। और प्रचलित मूल्य पे कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 10% की। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में उसके उप क्षेत्र क्या क्या है, कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र का योगदान है। तो कृषि के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। ठीक है दोस्तों। तो फसल का योगदान है 44.53%, पशुधन का योगदान है 48.58%, वानिकी का योगदान लगभग 6.5%, मत्स्य का 0.5%, आधा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 2 तरीके के सवाल बनते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पशुधन। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई है? मैक्सिमम वृद्धि मत्स्य क्षेत्र में। जिसका योगदान सबसे कम है उसी में वृद्धि की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई है? मत्स्य क्षेत्र में। कितने प्रतिशत? 15%। और तीनों ही क्षेत्र में लास्ट ईयर के मुकाबले क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। सिर्फ एक में कमी दर्ज की गई है, और क्या है? फसल में। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, कौन से उप क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखेंगे कि फसल में से सबसे ज़्यादा योगदान GSVA में किसने दिया है दोस्तों। तो खरीफ की फसल में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? मूंगफली ने। और रबी की फसल में देखेंगे तो किसने दिया है? सरसों ने। ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद करेंगे, याद रखेंगे। पशुधन में सर्वाधिक योगदान कहाँ से हुआ है, या आय कहाँ से हुई है? दूध से। कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या देखेंगे? खाद्यान्न क्षेत्र। तो राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या दर्ज की गई है दोस्तों? कमी दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत? 3% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों। तो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना हुआ है? 245 लाख मैट्रिक टन। 245 लाख में से खरीफ का योगदान कितना है? लगभग 90%। और रबी का योगदान कितना है दोस्तों? 90% नहीं है, 90 लाख मैट्रिक टन। और रबी का योगदान कितना है? 155 लाख मैट्रिक टन।
तो रबी में यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है 18% की, और रबी में क्या, सॉरी खरीफ में क्या हुई है, कमी, और रबी में क्या हुई है, लास्ट ईयर के मुकाबले वृद्धि, और ओवरऑल क्या हुआ है, कमी। ठीक है दोस्तों। अब खाद्यान्न के अंदर दो चीज़ें आती हैं दोस्तों, 245 लाख मैट्रिक टन में दो चीज़ें आती हैं, एक अनाज, दूसरा क्या, दलहन। तो 245 में से 208 क्या है, 208 लाख मैट्रिक टन क्या है, अनाज दोस्तों, और 36.4 लाख मैट्रिक टन क्या है, दलहन। अब देखिए, कोई भी चीज़ें दो ऋतुओं में उगाई जाएंगी, या तो दो सीजन में उगाई जाएंगी, या तो खरीफ में या रबी की फसलों में विभाजित कर सकते हैं हम सब चीज़ों को। तो 36 में से 13 और 23 में विभाजित करेंगे। 13 क्या हुआ, खरीफ फसलों का उत्पादन दलहन में, और 23 किसका हुआ है, रबी फसलों का उत्पादन। ठीक है। खरीफ में यहाँ भी कमी हुई है और रबी में वृद्धि हुई है। सेम अनाज 208 में से 76 खरीफ में उत्पादन हुआ है और रबी में 132 लाख मैट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी खरीफ में कमी हुई है और रबी में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 245 लाख मैट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, उसमें से खरीफ का कितना, 90, रबी का कितना, 155। खरीफ में कमी, रबी में वृद्धि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब 245 को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, एक अनाज, दूसरा दलहन। तो 245 में से दलहन कितना है, 36.4। तो 36.4 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 13 और 23 में। ठीक है, 13 क्या है, खरीफ, कम वाला हमेशा खरीफ है, और ज़्यादा वाला क्या है, रबी। यहाँ भी खरीफ में कमी, रबी में वृद्धि। तो अब मैं 36 को हटाने के बाद जो बचेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनाज के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को दो डेटा याद रखने हैं, एक तो कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन के बाद दलहन उत्पादन। तो खाद्यान्न में से मैं दलहन को माइनस कर दूंगा तो अनाज अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समरी है एक बार कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, 245 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, अनाज उत्पादन 208 लाख मैट्रिक टन, दलहन उत्पादन 36.4 लाख मैट्रिक टन, तिलहन उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड में नहीं था, कितना हुआ है, 101 लाख मैट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, और 101 का ब्रेकअप क्या है, 36.5 और 64, 36.5 और 64.64। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे खरीफ में वृद्धि हुई है। जैसे हमने देखा था खाद्यान्न में भी खरीफ में कमी हुई थी, अनाज में भी खरीफ में कमी हुई थी, दलहन में भी खरीफ में कमी हुई थी, लेकिन तिलहन में खरीफ में क्या हुआ है, वृद्धि। तो ये सेंटेंस में पूछ सकता है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा 4 सेंटेंस देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। तो सभी में कमी हुई है, एक या तो तिलहन के खरीफ में वृद्धि हुई है या फिर कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कपास का उत्पादन कितना है दोस्तों, सॉरी, कपास की दोस्तों गन्ना की जाती है लाख गांठों में। ठीक है, तो ये मिस टाइप हो गया है, कपास नहीं है, क्या है, गन्ना। ठीक है दोस्तों, तो किस में वृद्धि हुई है, या तो तिलहन के खरीफ में वृद्धि हुई है या फिर गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तिलहन के उत्पादन में खरीफ की फसलें कौन कौन सी, ये भी पूछ सकता है, और रबी की फसलें कौन कौन सी है। तो खरीफ की फसलों में क्या क्या आएगा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी। और रबी की फसलों में क्या आएगा, राई और सरसों, दोनों एक जैसी होती भी हैं, दिखती भी लगभग एक जैसी हैं। ठीक है, और पैदावार भी एक साथ होती है, तारा मीरा और अलसी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जो आपकी आर्थिक समीक्षा में दी हुई है टेबल, उसको देखते हैं। देखिए, अनाज 216 से कितना हो गया, 208, मतलब कमी हुई है। खरीफ की फसल में भी कमी हुई है, रबी की फसल में या खाद्यान्न में, अनाज में वृद्धि हुई है। ठीक है, दलहन में भी 36 से 0.42 से हल्का सा मार्जिनली कम हुआ है। ठीक है, लेकिन कमी हुई है ओवरऑल। खरीफ में कमी हुई है, रबी में वृद्धि हुई है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 252 से कितना हो गया, 245, 3% की क्या हुई है, कमी दोस्तों। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन हो गया, और खाद्यान्न उत्पादन का हमने ब्रेकअप देखा, 90 और 155। ठीक है दोस्तों,
फिर तिलहन की बात कर रहे थे 101 लाख मेट्रिक टन था, उसमें से 36 और 64, ये 6 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो याद करने के तरीके हैं अपने अपने, जैसे याद हो जाए आप याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि खरीफ में वृद्धि हुई है, सब में ऊपर खरीफ में कमी हुई है, सिर्फ तिलहन के खरीफ में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। और गन्ना के उत्पादन में भी क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने राजस्थान की स्थिति देखते हैं। फसलों के क्षेत्र में राजस्थान की क्या स्थिति है दोस्तों, कि किन किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे है, किन के उत्पादन में राजस्थान द्वितीय, किन के उत्पादन में राजस्थान थर्ड नंबर पे है। तो बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार, देखो दोस्तों ग्वार और ज्वार से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इनमें क्या है राजस्थान प्रथम नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूंगफली और पोषक अनाज के क्षेत्र में राजस्थान कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन उसके साथ साथ क्या ध्यान और रखना है कि पहले नंबर पे कौन है, मूंगफली उगाने में पहले नंबर पे कौन है, कर्नाटक, और पोषक अनाज में अपना पड़ोसी राज्य कौन है, गुजरात। ठीक है दोस्तों, और थर्ड नंबर पे राजस्थान किन किन फसलों में है, चना, दलहन, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट किस किस में है, बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार। सेकंड किस किस में है, मूंगफली पोषक तत्व या पोषक अनाज, और थर्ड किस किस में है, चना, दलहन, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, और जिसमें राजस्थान थर्ड है उन सब में फर्स्ट नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में भू उपयोग कैसे कैसे, मतलब ज़मीनें कैसे कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 51.5 या बोल सकते हैं 52%, 51.86%। ठीक है, बंजर भूमि कितनी है दोस्तों, लगभग 11%। ठीक है, वानिकी कितनी है, 8%। ऊसर भूमि कितनी है, 7%। कृषि के अतिरिक्त भूमि कितनी है, 6% लगभग। स्थायी चारागाह कितना है, 5%। झुंड और बाग कितने हैं, 0.09%। तो एक तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 0.09%। अब देखिए याद करने का तरीका, अपने पास 5, 6, 7, 8 और 11 5 नंबर है, 5, 6, 7। ठीक है, ये लगभग सारे इंटीजर में मैंने याद किए राउंड ऑफ करके। ठीक है, कि 5 के आसपास डेटा कौन सा है, 5 से हल्का से कम स्थायी चारागाह। ठीक है, कि राजस्थान में बारिश कम होती है तो चारागाह कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो कृषि के अतिरिक्त खाली पड़ी जमीन कितनी है, 6%। ठीक है दोस्तों, और ऊसर भूमि बंजर भूमि कितनी है, 7% या कृषि अयोग्य भूमि। वानिकी कितने हैं, पेड़ कितने पे हैं, लगभग लोग बागवानी करते हैं, 8%। ठीक है, तो ये 8% है, बाग 0.08% है। ठीक है दोस्तों, बंजर भूमि लगभग 10.4% है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे, 51.86%, 11% बंजर भूमि, 8% वानिकी, 7% ऊसर, लगभग 6% कृषि के अतिरिक्त भूमि और 5% चारागाह, 0.09% झुंड और बाग। सब एक साथ लिखेंगे मेरे साथ कमेंट में, कितना है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 11। ठीक है, सॉरी शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 51.86। व्यर्थ भूमि कितनी है, 10.4%। वानिकी कितनी है, 8%। ऊसर भूमि 7%। कृषि के अतिरिक्त भूमि 6%। स्थायी चारागाह 5% और झुंड और बाग 0.09%। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, भूजोत कितनी है और कौन कौन सी होती है। भूजोत को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, 5 हिस्सों में। ठीक है, एक होती है सीमांत, फिर लघु, फिर अर्धमध्यम, मध्यम और वृहत। किस बेसिस पे बांटते हैं दोस्तों, ये क्षेत्रफल के बेसिस पे। ठीक है, किसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम जो है उसको क्या बोलते हैं हम, सीमांत। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है उसको क्या बोलते हैं, लघु। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर है उसको अर्धमध्यम। 4 से 10 तक जो है मध्यम, और 10 से ज़्यादा क्या है, वृहत। ठीक है, तो 1 सीमांत, 1 से 2 हेक्टेयर लघु, 2 से 4 अर्धमध्यम, 4 से 10 मध्यम और ग्रेटर देन 10 वृहत।
ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। कभी कभी ये भी सीधा पूछ लेता है कि सीमांत की अंदर सीमांत जोत किसको कहते हैं, ठीक है, या क्षेत्रफल कितना होता है। अब देखते हैं राजस्थान में अलग अलग टाइप की जोतों का वर्गीकरण देखते हैं कि कितना कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में 2015-16 के सर्वे के हिसाब से कितना कितना है, सीमांत कितनी है, लगभग 40%, लघु कितनी है 22%, अर्ध मध्यम कितनी है 18%, मध्यम 14% और वृहत 4%। तो सीधा पूछता है सीमांत एवं लघु कितनी है, अगर सीधा पूछेगा तो कितना हो गया 62%। ठीक है दोस्तों, याद कैसे रखेंगे, सीधा लिखिए 40, 22, 18, 14, 4। देखो 14 और 4 कितने होते हैं 18, 18 में 4 जोड़ा 22। ठीक है, तो जहाँ जो पैटर्न दिखे जिसे याद हो सके वैसे याद रखना है दोस्तों, 40, 22, 18, 14 और 4। अब एक चीज़ और काम की चीज़ है कि सारी प्रकार की जो जोतें हैं उनकी संख्या क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ी है, सिर्फ एक को छोड़ के, व्रत को छोड़ के। व्रत की संख्या में क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है। क्यों, क्योंकि यही टूट टूट के बाकी में बदली है। क्योंकि संयुक्त परिवार प्रथा का क्या हो रहा है, धीरे धीरे एकाकी परिवार बन रहे हैं। तो जैसे एक आदमी के पास जितनी ज़मीन थी उसके बच्चों में बंट जाती है, तो पहले अगर उसके पास ज़मीन ज़्यादा थी तो वो धीरे धीरे दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि व्रत भूजोत की संख्या में कमी हो रही है, संख्या में कमी हो रही है दोस्तों, और बाकियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, क्षेत्रफल। कुल भूमि जोत का क्षेत्रफल में क्या हुआ है, कमी हुई है। कितनी हुई है 1.24% की क्या हुई है, कमी हुई है। और संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी मैंने बताया ही था कि व्रत टूट के किस में चली गई है, बाकी सब में चली गई हैं। ठीक है, तो कितना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, 1.2% की कमी, 24% की कमी, 11.1% की क्या हुई है, वृद्धि। किसकी बात कर रहे हैं, कुल भूमि जोत की। ठीक है, और भूजोत का औसत आकार क्या है दोस्तों, 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे महिला भूमि जोत की। तो दोस्तों क्योंकि महिलाओं की भूमि जोत या भूजोत बाद के अंदर कैलकुलेट होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, और सरकार उस पर विशेष रियायत देती है, तो इस वजह से उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है 24%, और संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 42%। ठीक है, तो इसमें दोनों में ही वृद्धि हुई है। और याद करने का तरीका क्या है, 24, 24 का उल्टा 42। ठीक है दोस्तों, और औसत आकार कितना है महिलाओं का भूजोत का, 2.13 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, तो याद करने की क्या क्या चीज़ें, सीमांत में कितना 40, 40, लघु 22, फिर अर्धमध्यम 18, मध्यम 14, व्रत 4। ठीक है दोस्तों, व्रत की संख्या में कमी हुई है, बाकी की सबकी संख्या बढ़ी है। अब कुल भूमि जोत के बारे में अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना कम हुआ है 1.24%। ठीक है, और संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है 11.1%। औसत आकार कितना है दोस्तों कुल भूमि जोत का 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, महिला जोत में संख्या में भी वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है 24%, और संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है 42% लगभग। ठीक है, औसत आकार कितना है 2.13 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 10 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, किस आधार पे, कृषि जलवायु आधार पे, जबकि जलवायु कैसी है। ठीक है, तो ये 10 हिस्से हैं। इसमें फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के, फिर 2 पार्ट किसके हैं, अंतःस्थलीय क्षेत्र के, जलोत्सर्ग के। ठीक है, फिर 2 पार्ट किसके हैं, पूर्वी मैदान के, फिर 2 पार्ट किसके हैं, दक्षिणी मैदान के, और एक हिस्सा किसका है, दक्षिणी पूर्वी मैदान का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, कुल कितने पार्ट हैं 10 पार्ट हैं। फिर इसमें फसल व अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें होती हैं एक टेबल दी हुई है आर्थिक समीक्षा में। उसमें से 2 फसलें ऐसी हैं, जीरा और सोयाबीन, जो एक एक स्पेशल क्षेत्र में ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जीरा सिर्फ किस में होता है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, और सोयाबीन कहाँ पे होती है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो दोनों याद रखने हैं। ठीक है, और इनका ये भी याद रखना है, रोमन नंबर जो दिया गया है 1A और 5 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल दी हुई है आपके।
ये टेबल दी हुई है कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी फसल हो रही है, खरीफ में क्या हो रहा है, रबी में क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन से सम्मिलित जिले हैं। तो देखिए जैसे बताया था, फर्स्ट में 3 है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, ठीक है। तो देखिए जीरा सिर्फ किस में है, रबी की फसल है, और कहाँ पे है, सिर्फ 1A के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही हम लास्ट में देखेंगे तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या है, ज्वार के साथ सोयाबीन, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि विभाग में क्या क्या योजनाएं राजस्थान में संचालित है और किन किन योजनाओं पे सन 2023-24 में कार्य हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो कृषि विभाग की पहली योजना हम पढ़ते हैं। महिलाओं को क्या दिया जा रहा है दोस्तों, प्रशिक्षण। कहाँ पे, ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कितने कृषकों को दिया जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है, 30 महिला किसानों को दिया जा रहा है। और प्रति प्रशिक्षण कितनी सहायता दी जा रही है दोस्तों, 3,000 रुपये। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो किस स्तर पे दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पे। कितनी महिलाओं को, 30 महिलाओं को, और सहायता राशि 3,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब कृषि क्षेत्र में जो छात्राएं अध्ययनरत हैं या शिक्षा कर रही हैं, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है दोस्तों। तो जो 12th में पढ़ रही हैं कृषि लेकर के, उनको कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये। जो स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उनको मिल रहा है 25,000। और जो PhD कर रही है, उनको 40,000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 15, 25 और 40, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु भी अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों। तो कितना कितना अनुदान दिया जा रहा है, छोटे और सीमांत किसान को कितना दिया जा रहा है, 50% या 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 40,000 रुपये तक, ठीक है दोस्तों। सीमांत को 60% या 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 48,000 रुपये। और अगर 10 किसानों का समूह एक साथ आता है जिनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर की भूमि हो, तो उनको कितना दिया जा रहा है, 70% या फिर 56,000 रुपये प्रति किसान, जो भी कम हो, ठीक है। तो आप अगर निकालेंगे तो भी 400 रनिंग मीटर के लिए इतना इतना ही आएगा, ठीक है। 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 का 40,000, 120 के हिसाब से 42,000, 140 के हिसाब से 56,000, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 50%, 60% और 70%। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन संचालित है दोस्तों। किसकी योजना है ये, केंद्र सरकार की, ठीक है। कब शुरू की गई, 2007-8 में, ठीक है। किसके लिए शुरू की गई, ये इंपॉर्टेंट है, गेहूं और दलहन के लिए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, 60:40। मैक्सिमम योजनाओं में 60:40 है। तो अगर आपको तुक्का लगाने को मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किस पे लगाएंगे, 60:40। 60 किसका, केंद्र का, और 40 किसका, राज्य सरकार का हिस्सा है। बाद में इसको तिलहन के लिए भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। शुरू किसके लिए हुई, गेहूं और दलहन के लिए। बाद में तिलहन के लिए क्या चालू किया गया, विशेष कार्यक्रम NS, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन, ठीक है। इसमें वृक्ष जनित तिलहन को शामिल किया गया। और कितने तरीके की सहायता की जा रही है तिलहन के लिए, 6 तरीके के तिलहन के लिए सहायता की जा रही है दोस्तों। कौन कौन से तिलहन है, जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा और जैट्रोफा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वाणिज्यिक फसलों के भी स्टार्ट की गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट योजना है अपनी राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। इसको 3 उप मिशन में बांटा गया है दोस्तों। कृषि विस्तार पे उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पे उप मिशन, जैसे नाम से पता चल रहा है, विस्तार में विस्तार आ गया, तकनीकी में यंत्रीकरण आ गया, और बीज और रोपण पर उप मिशन। तो सवाल पूछ सकता है, 3 नाम दे देगा, चौथा और कोई दे देगा कि कौन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। या फिर इसके बाजू में 3 दे रखे हैं, उनमें से कोई एक नाम डाल देगा। नेक्स्ट मिशन है अपना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 सब मिशन में बांटा गया है, ठीक है। वर्षा आधारित, जैसे सतत की बात हो रही है तो सतत कब होगा, या तो बारिश के ऊपर डिपेंड करे, या मृदा ठीक रहे तो मृदा के परीक्षण किया जाएगा, स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। और कृषि वानिकी पर उप मिशन, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सतत कृषि के भी 3 उप मिशन है, और कृषि विस्तार और तकनीक के भी 3 उप मिशन है, ठीक है दोस्तों। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007-8 में ये भी स्टार्ट की गई, और वित्त का पैटर्न तो वही 60:40 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
नोडल विभाग देखो, जिसमें नोडल विभाग दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन तो नोडल विभाग का पूछ लेता है कि किस योजना का नोडल विभाग क्या है। और मैक्सिमम देखिए अब तक अपन ने जो पढ़ी सब में क्या है, केंद्र सरकार की योजनाओं में 60:40 का वित्त पोषण है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी में कितना प्रतिशत प्रीमियम है, 5%। ठीक है। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा में दे रखा है दोस्तों 2011-12 से तुलना की गई है कि 2011-12 की तुलना में उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है। उत्पादकता मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में उत्पादन कितना बढ़ा है। ठीक है दोस्तों। तो अनाज की उत्पादकता में वृद्धि कितनी हुई है, 37.29%। दलहन में कितने उत्पादकता में वृद्धि हुई है, 36.59%। ठीक है। तिलहन में कितनी हुई है, 26.66%। और कपास में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, 35%। ठीक है। तो यहाँ भी 35, 36, 37 तो पैटर्न तो ढूंढना पड़ेगा। 35, 36 और 37 सबसे ज़्यादा किस में है, अनाज में। अगर मिलान करवाए तो दलहन में कितनी है, 36, अनाज के बाद दलहन, दलहन के बाद कपास और कपास के बाद तिलहन। तिलहन में सबसे कम है इनमें से चारों में से 26%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कुसुम योजना सीधा सीधा पूछ लेता है कभी कभी कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा आधारित पंप जो किसानों को दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, अब तक हम 60-40 पढ़ रहे थे, तो इसमें 60% अनुदान किसका है, सरकारों का, कोई सी भी सरकार हो, जिसमें 60 में से कितना है, 30% केंद्र और 30% राज्य, और 40% किसको वहन करना है, कृषक को। अब वो चाहता है तो उसमें से 30% बैंक से भी ऋण ले सकता है। ठीक है दोस्तों। तो 100 में से 60% सरकारों का, 60 में से 30 और 30 केंद्र और वो राज्य, और 40 बचा, 40 में से 30 किसका, बैंक का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना का संबंध किससे, गुणवत्तापूर्वक भोजन से। ठीक है दोस्तों। कृषि उपज को अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, ई नाम पोर्टल। कब लॉन्च किया गया, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2022। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो श्रमिक मंडी में काम करते हैं उनके कल्याण के लिए योजना लाई गई 2015 में, महात्मा ज्योतिबा फुले। अब देखिए इसमें क्या क्या सहायता की जा रही है। प्रसूति सहायता मतलब महिलाओं के लिए 2 प्रसूति तक, मतलब 2 बच्चों के जन्म पर 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि उनको मिलेगी, सहायता मिलेगी। और पुरुष को कितने के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है। महिलाओं के लिए 45 दिन, पुरुषों के लिए 15 दिन। ठीक है। डेटा चेंज करके दे सकता है सेंटेंस में। विवाह के लिए कितनी सहायता दी जा रही है, 50,000 रुपये, चाहे महिला को खुद का विवाह करना हो या अपनी अधिकतम 2 पुत्रियों का विवाह करना हो। ठीक है दोस्तों। कितनी आर्थिक सहायता है, 50,000 रुपये। छुट्टी कितने दिन की है, 45 दिन, 45 दिन की। ठीक है। और पिता को कितनी है, 15 दिन की। ठीक है। और चिकित्सा सहायता कितनी है, 20,000 रुपये की। ठीक है। क्या मिलेगी, प्रतिपूर्ति मतलब रिम्बर्समेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई, डेट इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 2019 को। अब देखिए वित्तीय सहायता क्या क्या मिल रही है। SC ST के 100% स्वामित्व वाली परियोजनाओं, कृषकों या संगठनों को 75% की दर से अधिकतम 150 लाख रुपए की सीमा तक अनुदान मिलेगा। ठीक है। और अन्य को 50% की सीमा तक मिलेगा, 150 ही। ठीक है। तो 150 लाख याद रखना है, मतलब 1.5 करोड़ हो गया। और प्रतिशत याद रखनी है, SC ST स्वामित्व वालों को 75% और बाकी अन्य को 50%। ठीक है। इसके अतिरिक्त 10% अनुदान कौन दे रहे हैं, केंद्र सरकार। कितने तक, 50 लाख रुपए तक। तो सब मिला के कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 करोड़। ठीक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कृषक कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया दोस्तों, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर 2019। अभी देखो 12 दिसंबर 2019 आया था, जिसमें नीति आई थी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। प्रोत्साहन नीति आई 12 को। ठीक है। और 16 को कल्याण कोष बना दिया गया। ठीक है। प्रोत्साहन देने के बाद कल्याण कर दिया गया। कब है, 16 दिसंबर 2019 को। स्टार्टिंग में 1000 करोड़ के लिए बनाया, बाद में बढ़ा के 7500 करोड़, 7,500 करोड़ का कर दिया। ठीक है दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कब किया 7,500 करोड़ का, तो 2023-24 के बजट में। ठीक है। नेक्स्ट
पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, इसमें भी देखो 60-40 का अनुपात है। केंद्र और राज्य का। नोडल एजेंसी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि नोडल एजेंसी क्या है। तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उन्नयन योजना की नोडल एजेंसी क्या है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है दोस्तों। और 2023-24 में नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान में कितनी सिंचाई परियोजनाओं में काम हुआ है? तो 8 वृहद में, 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में और 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं में काम हुआ है। कुछ उनकी डिटेल दे रखी है, तो डिटेल देख लेते हैं। परवन वृहद योजना किससे संबंधित है? झालावाड़ से। और झालावाड़ में किससे? परवन नदी से। किसके लिए शुरू की गई? पेयजल। और झालावाड़, बारा और कोटा में सिंचाई के लिए। ठीक है दोस्तों। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ऑब्वियस सी बात है, नाम दे रखा है धौलपुर, तो धौलपुर के लिए ही होगी। लेकिन इसमें क्या है? सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पे आधारित परियोजना है। ठीक है, पेयजल परियोजना है। और इसमें सिंचाई करनी है तो किस पे करनी है? सूक्ष्म सिंचाई करनी है। ठीक है। इसके साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। कितने की? 30 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काली तीर लिफ्ट परियोजना किससे संबंधित है? पार्वती और रामसागर बांध से। ठीक है। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना माही आदिवासी अंचल में विकास हेतु शुरू की गई। किसके लिए? माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, पीपलखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है दोस्तों? जायका, एक्सटर्नल एजेंसी जो फंड कर रही है दोस्तों। बाह्य सहायता योजना हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो हर RAS में आता है। ठीक है। कौन सपोर्ट करिए? जायका, JICA। फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अवधि क्या है? 11 वर्ष। ठीक है। और कितने चरण में वित्त पोषण किया जाएगा? 2 चरण में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट योजना भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन योजना कौन सहायता कर रहा है? 70% कौन सहायता कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। और समय अवधि क्या है? 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो जल क्षेत्र आजीविका को कौन सपोर्ट कर रहा है? आजीविका सुधार को जीका, आजीविका और जीका, GGR है ना। ठीक है। और मरु क्षेत्र हेतु कुछ नया काम करना है तो पुनर्गठन करना है, नया काम करना है तो कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों। फिर है राष्ट्रीय जल विकास परियोजना। राष्ट्रीय जल विकास परियोजना किस किस की योजना है? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण विकास, भारत सरकार और वित्त और वर्ल्ड बैंक की परियोजना है। ठीक है। कितनी अवधि के लिए? 8 वर्ष के लिए। तो पहली 11 वर्ष, फिर 7 वर्ष और फिर 8 वर्ष। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी फीडर व सरहिंद फीडर। ठीक है दोस्तों। तो रीलाइनिंग के लिए पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच में अनुबंध हुआ है। ठीक है। जिसमें 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? सरहिंद फीडर। सरहिंद फीडर हेतु क्या है दोस्तों? पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच में करार हुआ है। क्या क्या हुआ है कि कितना हिस्सा पंजाब देगा? 54%। और राजस्थान कितना देगा? 46% लगभग। ठीक है। जिसमें राजस्थान जो हिस्सा दे रहा है उसको पे कौन करेगा दोस्तों? केंद्र सरकार। कितना प्रतिशत? 60%। ठीक है। तो इस 46 का 60% कौन देगा? केंद्र सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 28 जनवरी 2024 डेट भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ। तो ये भी पूछ सकता है समझौते में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। किसके भी ऊपर समझौता हुआ? संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के ऊपर। संशोधित मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की उसकी DPR तैयार करनी है। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इस समझौते पत्र पे हस्ताक्षर हुए। तो कौन कौन शामिल थे? MP सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है। फिर अपनी आर्थिक समीक्षा में कुछ बैराज दिए हुए हैं, कौन कौन सी नदी के ऊपर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि महालपुरा बैराज कहाँ पे है? पार्वती नदी पे। ठीक है। नवनेरा बैराज कहाँ है? काली सिंध। ठीक है। राठौड़ बैराज कहाँ है? बनास नदी। डूंगरी बांध कहाँ है? बनास नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों भूजल की तरफ। तो भूजल संसाधनों का आकलन प्रत्येक 3 वर्षों में किया जाता है, जैसा आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है। और वर्ष 2023 में लेकिन अच्छी खबर क्या है कि अति दोहित श्रेणी के ब्लॉक की संख्या में कमी आई है दोस्तों। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कौन सी श्रेणी में कमी आई है? ठीक है, अति दोहित श्रेणी में। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछता है अटल भूजल योजना का।
इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी तक हम 60-40 पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 50-50 है। किस किस के बीच में 50-50 वित्त पोषण है? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक। सहायता कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन इसका नोडल विभाग कौन है दोस्तों? भूजल विभाग। तो 3 सवाल बन सकते हैं अटल भूजल योजना में। कौन कौन सी एजेंसी है? एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक। कितना कितना प्रतिशत योगदान? 50-50%। नोडल विभाग भूजल विभाग। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों 10.40%, 10.4%। ठीक है, लेकिन जल संसाधन राजस्थान में कितने, ये भी पूछ सकता है, कभी कभी आ सकता है सेंटेंस की फॉर्म में, 1.16%। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान भंडारण निगम के बारे में दिया हुआ है दोस्तों कि SC/ST वर्ग के किसानों के लिए कितनी प्रतिशत छूट देता है राजस्थान भंडारण निगम? 70%। अन्य किसानों को देता है 60%। और सहकारी समितियों को कितना देता है दोस्तों? 10% छूट देता है दोस्तों। तो राजस्थान में भंडार गृह कितने हैं दोस्तों? 93। और उनकी औसत उपयोगिता कितनी हो रही है? 44%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पशु गणना के बारे में देखते हैं 2019 के बारे में। राजस्थान में कुल कितने पशु हैं? पशुधन है 568 लाख और कुक्कुट कितने? 146 लाख। ठीक है, लगभग 150 लाख। तो देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में? 10.6%। क्षेत्रफल कितना है? 10.4। पशुधन कितना है? 10.6। अभी देखा था हमने, कितना है? 10.4। पशुधन कितना है? 10.6%। ठीक है, तो ये याद रखना है कितना प्रतिशत है भारत की तुलना में राजस्थान में। ठीक है। अब देखो अलग अलग दे रखा है। देश का गौवंश कितना प्रतिशत है? 7%। भैंस कितना है? 12-12.5%। बकरी कितनी है? 14%। भेड़ कितनी है? 10.5%। ऊँट कितने हैं सबसे ज़्यादा? 84%। तो ऊँट तो पूछेगा नहीं। ठीक है, कि अंडरस्टूड है सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगा, क्रम पूछ सकता है इनका। तो सबसे ज़्यादा क्या है राजस्थान में? ऊँट। उसके बाद क्या है? बकरी 14%। फिर क्या है? भैंस 12.5%। फिर भेड़ 10.5%। फिर गोवंश 7.25%। ठीक है दोस्तों। और 2020-21 में राज्य का दूध उत्पादन में योगदान है 14.5% और ऊन उत्पादन में 42.5%। ठीक है दोस्तों, ये डेटा भी याद रखना है। नेक्स्ट, राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है दोस्तों। कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है? 10,000 रुपए की। कितनी किस्तों में दी जाएगी? 2 किस्तों में। कब कब? एक तो 0 से 2 माह की उम्र पर बछड़े की, और दूसरा 1 वर्ष की उम्र पर। ठीक है। नेक्स्ट, कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना क्या है दोस्तों? दुधारू गाय या गौ या भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु होने पर तो प्रत्येक परिवार को 2 दुधारू पशुओं का अधिकतम कितना रुपए तक सहायता की जाएगी? बीमा निःशुल्क है 40,000 रुपए तक का। ठीक है, प्रति पशु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है दोस्तों, जो 2024 की डेट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 108 जो एम्बुलेंस है उसकी तर्ज पे मोबाइल वेटनरी सेवा का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। और कब किया गया? 24 फरवरी 2024 से। ठीक है। निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर क्या स्थापित किया जा रहा है? नंदीशाला। तो क्या पूछ सकता है, नंदीशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? पंचायत समिति स्तर पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना किससे संबंधित है? पशुपालकों से। ठीक है। इसका 8वां चरण स्टार्ट किया गया है कब? 1 फरवरी 2024 को। ठीक है। इसमें किसी भी पशुपालक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पे या स्थायी विकलांगता होने पे सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए की, और आंशिक विकलांगता होने पर सहायता दी जाएगी 2.5 लाख रुपए की। तो 5 लाख और 2.5 लाख याद रखना है। ठीक है। और कब चालू किया गया? कौन सा चरण चालू किया? 8वां। कब चालू किया गया? 1 फरवरी 2024 से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसमें 2022-23 में क्या किया था? 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, जो बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया? 5 रुपये प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है मत्स्य विभाग की योजना। क्या है दोस्तों? आजीविका मंडल। किसके लिए चालू किया गया आजीविका मॉडल? तो आजीविका मॉडल सबसे पहले तो यही पूछ लेता किससे संबंधित है? मत्स्य विभाग से। ठीक है। आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आदिवासी या आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया? 3 जलाशयों में। कौन कौन से जलाशय पूछ लेता है, या बोलेगा आजीविका मॉडल के अंदर आजीविका मॉडल में कौन सा जलाशय संबंधित नहीं है? 3 दे देगा नाम, ये एक चौथा कुछ और दे देगा। जयसंबंध कहाँ पे है? सलूम्बर में। माही बजाज सागर का है बांसवाड़ा में। तो पहला हो गया जयसंबंध, माही बजाज सागर और कडाना बैंक डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों।
और राजस्थान में 6 जगह पे क्या स्थापित किए गए, मत्स्य लैंडिंग सेंटर। कहाँ पे है, राम सागर धौलपुर, बिशलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर रावत भाटा, जवाई बांध पाली, और अभी जैसलमेर ऊपर भी देखा था हमने, कहाँ है, सलूम्बर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा में दिया गया है वन क्षेत्र के बारे में कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, घोषित वन क्षेत्र 32,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग वही 9.5% है, 9.6% है। राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है दोस्तों, 4.87%, और पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है वन आच्छादित क्षेत्र में, 25.5% की। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में कितने, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 36 संरक्षित क्षेत्र और 4 बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क पूछ सकता है ये, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो एक जयपुर, उदयपुर साउथ में, उदयपुर और कोटा साउथ में, जोधपुर पश्चिम में। ठीक है। और एक लास्ट ईयर स्टार्ट की गई थी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ठीक है, इसमें प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य रखा गया था, 5 करोड़ पौधे लगाने का। 5 में से 1 करोड़ पौधे लगाने गोचर और चारागाह में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ पौधे लगाने शहरी क्षेत्र में, और 3 करोड़ पौधे किसको लगाने, आम जनता को, जनसाधारण को। तो वो कैसे लगाएंगे, उनको उपलब्ध कहाँ पे होंगे दोस्तों, नर्सरी में उपलब्ध होंगे निःशुल्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व वानिकी उद्यान। ठीक है, जयपुर की तर्ज पे 6 जगह पे बोटेनिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे, जोधपुर बीकानेर 2 पश्चिम हो गया। ठीक है, कोटा उदयपुर 2 साउथ में हो गए, भरतपुर अजमेर 2 पूर्व में हो गए। ठीक है, तो ऐसे नाम याद रखेंगे, जोधपुर बीकानेर, कोटा उदयपुर और भरतपुर अजमेर। ठीक है, वैसे अजमेर बीच में है लेकिन याद करने के लिए रख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, लव कुश वाटिका क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी वाटिका बनाई जा रही है, 2 लव कुश वाटिका बनाई जा रही है। अब देखो 4 दिन दिए गए, डेट दी गई है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो सबको पता ही है, 5 जून को होता है, तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस 22/4, 2 और 2 4। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पता ही हमें 5। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब है, 16 सितंबर, 16/9। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस क्या है, 2 फरवरी। तो 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 2 फरवरी। 2 फरवरी को बारिश होती है, मतलब सॉरी सर्दी पड़ती है, तो आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, कुछ भी चीज़ सूखती नहीं है, सोच के याद कर सकते हैं। ओजोन परत 16 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम पूछे कब अनुसूचित हुआ, 2002 के तहत राजस्थान में किस बोर्ड का गठन किया गया है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट पॉलिसी जारी की 2023। तो एक तो इम्पोर्टेंट है, कब जारी की, 2023 में। विभाग ने किसने जारी की, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसी विभाग ने क्या जारी किया, राज्य जलवायु परिवर्तन नीति, ई वेस्ट नीति भी, ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी, और राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति भी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए एक फंड की घोषणा की गई। किसने की, वित्त मंत्री केंद्र सरकार। कौन है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, कब घोषणा की गई, 15 मई 2020 को। कितने लाख रुपए का बनाना है, 1 लाख करोड़ रुपए का बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, कृषि इंफ्रा फंड। ठीक है, लेकिन ये तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, किसने की, कितने की। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि नोडल एजेंसी क्या है राजस्थान में, तो राज्य में नोडल एजेंसी कौन है, सहकारिता विभाग। ठीक है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की नोडल एजेंसी कौन है, सहकारिता विभाग। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। गैर कृषि गतिविधियों हेतु 50,000 रुपये तक ऋण मिल रहा है दोस्तों। किसके लिए, गैर कृषि गतिविधियों के लिए। कितने साल की अवधि के लिए, 5 साल की अवधि के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी किसान कल्याण योजना। इसमें कृषि से संबंधित उद्देश्य के लिए लोन मिल रहा है। कितने रुपए का, 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कौन कर रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जाने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक में GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, उसके अंदर कृषि का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रवार योगदान में तीसरा है और वृद्धि में भी तीसरा है। तो क्षेत्रवार योगदान में सबसे ज़्यादा किसका है, उद्योग का, और वृद्धि दर के हिसाब से क्षेत्रवार योगदान में सबसे ज़्यादा सेवा का और वृद्धि दर के हिसाब से उद्योग का। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि GSVA में कृषि का योगदान प्रचलित कीमत पे 2 लाख और स्थिर कीमत पे 2 लाख और करोड़, और प्रचलित कीमत पे 3 लाख करोड़, 3.82 लाख करोड़। ठीक है, फिर हमने देखा वृद्धि दर 4% और 10% है। ठीक है, और दोनों ही केस में लगभग 26% के आसपास, 26.2 और 26.7% के आसपास योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा उप क्षेत्र देखे कृषि के, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र, जिसमें से पशुधन का योगदान सबसे ज़्यादा है और मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा है। खरीफ की फसल में मूंगफली का सबसे ज़्यादा योगदान है और रबी की फसल में सरसों का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है दोस्तों, और पशुओं में सबसे ज़्यादा आय किससे होती है, दूध से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई है 3% की, कुल खाद्यान्न उत्पादन 245 लाख मैट्रिक टन हो गया है। 245 में से 90 और 155 लाख मैट्रिक टन खरीफ और रबी में डिवाइड कर सकते हैं, और 245 में से 36 क्या है, दलहन। 36 को फिर हम 13 और 23 में डिवाइड कर सकते हैं, खरीफ और रबी में। ठीक है दोस्तों, तो गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और टोटल तिलहन उत्पादन कितना है, 101 लाख मैट्रिक टन, जिसमें से 36 लाख और 64 लाख मैट्रिक टन क्या है, खरीफ और रबी। इसमें खरीफ के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखी तिलहन की फसलें, तिलहन में क्या, खरीफ में क्या आता है और रबी में क्या आता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का स्थान देखा हमने कि किस किस फसलों में फर्स्ट पे है, तो बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार में फर्स्ट है। किस किस में फर्स्ट है, बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार के अंदर। तो ग्वार और ज्वार में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, मूंगफली और पोषक अनाज में सेकंड है, मूंगफली में कर्नाटक फर्स्ट है, पोषक अनाज में गुजरात फर्स्ट है। और थर्ड किस में, चना दाल, चना, ज्वार और सोयाबीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, लगभग 52%। व्यर्थ भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, 11%। ऊसर भूमि 7%, वानिकी भूमि 8%, कृषि के अतिरिक्त 6% और चारागाह भूमि 5%। ठीक है दोस्तों, झुंड और बाग कितने, 0.09%। फिर हमने देखा कि भूजोत को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और राजस्थान में कितना प्रतिशत, कितनी भूजोत है, तो 40%, 40, 22, 18, 14 और 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुल भूजोत में कितने क्षेत्रफल में कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 1.24%। वृद्धि कितनी हुई है, संख्या में 11.1%। ठीक है, औसत आकार कितना हो गया भूजोत का, 2.73%, 2.73 हेक्टेयर। महिला भूजोत के क्षेत्रफल में और संख्या में दोनों में ही वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में 24% और संख्या में 42%। तो औसत आकार कितना हो गया, 2.13 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखे 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से जीरा और सोयाबीन एक क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, 1A में और 5 में। 1A क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और सोयाबीन कहाँ पे होता है, आर्द्र पश्चिमी पूर्वी मैदान, ये याद रखना है। नेक्स्ट फिर हमने योजनाएं देखी। महिला प्रशिक्षण में 30 महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जो छात्राएं उच्च शिक्षा करना चाहती है कृषि के क्षेत्र में, उनको 15,000, 25,000 और 40,000 रुपये की सहायता प्रतिवर्ष दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तारबंदी के लिए फिर हमने देखा सहायता कितनी दी जा रही है, 50%, 60% और 70% की सहायता दी जा रही है दोस्तों। कितने लगभग 400 रनिंग मीटर के लिए। ठीक है, रेट अलग अलग है तीनों का। नेक्स्ट फिर हमने देखे कि तिलहन योजना के अंदर कितने तरीके की फसलें हैं, 6 तरीके की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, और 60:40 से केंद्र और राज्य सरकार वित्त पोषित कर रही हैं। फिर हमने 3 उप मिशन देखे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की नोडल एजेंसी कौन है, उद्यानिकी विभाग। कृषि सिंचाई की कौन है, उद्यानिकी विभाग। ठीक है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितनी प्रीमियम राशि है, खरीफ की 2, रबी की 1.5 और वाणिज्यिक की
5%। फिर हमने उत्पादकता में वृद्धि देखी, सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें है, अनाज में कितनी, 37%। उसके बाद दालों में 36%, फिर 35% कपास में और 26% तिलहन में। ठीक है दोस्तों, कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। किसान कलेवा योजना ब्रेकफास्ट से संबंधित है, क्योंकि कलेवा को ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है, या ब्रेकफास्ट को कलेवा कहते हैं। अब ई नाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2022 को। फिर हमने देखा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना के अंदर प्रसूति सहायता दी जाती है। 45 दिन की मजदूरी किसको दी जाती है, महिला को, 2 बच्चों के लिए, और पिता को 15 दिन के समतुल्य मजदूरी, ठीक है। और विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता, स्वयं के विवाह के लिए भी महिलाओं को, या फिर बच्चियों के विवाह के लिए 2 बच्चियों तक। चिकित्सा सहायता 20,000 रुपये की, ठीक है। नेक्स्ट, कृषक कल्याण कोष स्टार्टिंग में 1000 करोड़ का था, अभी 7500 करोड़ का हो गया है, ठीक है। और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी कौन है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है। फिर हमने देखा परवन झालावाड़ से संबंधित है योजना, धौलपुर से सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित है, जिसमें 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। काली तीर, पार्वती और रामगढ़ बांध से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट देखे, पीपल खूट में फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जा रही है। उसके बाद हमने देखा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम में किसकी सहायता से वित्त पोषित है, जायका की सहायता से। कितना टाइम है, 11 वर्ष, ठीक है। मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन न्यू डेवलपमेंट बैंक सहायता कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय जल विकास परियोजना में विश्व बैंक, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण विकास सहायता कर रहे हैं, ठीक है। सरिंद फीडर में पंजाब और राजस्थान का हिस्सा है। पंजाब का 54%, राजस्थान का 46%। 46 में से भी 60% कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। 28 जनवरी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए, ठीक है। फिर दिए गए कौन कौन सी बैराज कौन कौन सी नदी पे है, तो महालपुर किस पे, पार्वती पे, नवनेरा बैराज काली सिंध पे, राठौड़ बनास नदी पे, डूंगरी बांध बनास नदी पे। अटल भूजल योजना 50-50% कौन कौन योगदान कर रहे हैं, केंद्र सरकार और विश्व बैंक, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का पशुधन में योगदान 10.6%, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, ऊंट, और दुग्ध उत्पादन में योगदान दिया गया 14.5% और 42.5% ऊन में योगदान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऊन प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कामधेनु बीमा योजना में 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये की बीमा किया जा रहा है। मोबाइल वेटरनरी सेवा का शुभारंभ किया गया 24 फरवरी 2024 को, ठीक है। और पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाई जा रही है दोस्तों। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 फरवरी 2024 से 8वां चरण स्टार्ट किया गया है, जिसमें दुर्घटना होने पे या स्थायी विकलांगता होने पे 5 लाख रुपए की सहायता और आंशिक विकलांगता होने पे 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, ठीक है। बीमा राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट, आजीविका मॉडल किससे संबंधित है, मत्स्य विभाग से। 3 जगह पे स्टार्ट किया गया, कहाँ पे, जयसमंद से, माही बजाज सागर से, कड़ाना बैक वाटर से, ठीक है दोस्तों। और 5 जगह पे लैंडिंग केंद्र बनाए गए। राजस्थान का घोषित वन क्षेत्र है कितना, 32,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो क्षेत्रफल का 9.6% है। वन आच्छादित क्षेत्र लगभग 5% है, 4.87%, जो कि इसमें वृद्धि हुई है 25% की, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, ठीक है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ शहरी, 1 करोड़ ग्रामीण और 3 करोड़ लोगों को, ठीक है। विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पे क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, 6 जगह पे, 2 वेस्ट पश्चिम में, जोधपुर बीकानेर, 2 साउथ में, कोटा उदयपुर, ठीक है, और भरतपुर अजमेर में, ठीक है। लव कुश वाटिका हर जिले में 2 बनाई जा रही हैं दोस्तों। फिर 4 दिवस दे रखे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22/4 मतलब 22 अप्रैल, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ई वेस्ट प्रबंधन नीति किसने जारी की दोस्तों, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने। उसके बाद हमने देखा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का है। नोडल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन है, सहकारिता विभाग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें कितने रुपए दिए जा रहे हैं गैर कृषि कार्य के लिए, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। गैर कृषि कार्य कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 50,000 रुपये। अवधि कितनी है दोस्तों, 5 साल, ठीक है। सहकारी किसान कल्याण योजना, इसमें 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं दोस्तों किसानों को कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए। और कौन सहायता कर रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।